हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचर। आज हमारा अगला जो पार्ट है जीके के सीरीज़ का वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया, एक तरह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हुमायूं जो थे वो अकबर के पिता थे, और उनका जो भी हुमायूंनामा जो भी उनके जीवनी के बारे में बताया गया है वो बताया है या वो लिखा है किसने? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है कि कलहण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम है, जैसे कलहण ने जो पुस्तक लिखी थी कश्मीर के राजा के ऊपर थी, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, क्या है? राजतरंगिणी। तो उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी। ठीक है, उस पुस्तक का क्या नाम था? राजतरंगिणी। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जैसे कि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो जो एक बहुत ही फेमस बुक है पृथ्वीराज चौहान पे, वो किसने लिखी? तो वो लिखी थी चंद्र बरदाई ने। किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राजतरंगिणी इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, जो कश्मीर के राजा के ऊपर कलहण ने लिखी थी 12वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 12वीं शताब्दी का मतलब आप समझ गए ना, 1100 ईस्वी वाला जो एरिया था, एरा था, उसके अंदर हुआ था ये काम। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप देखें तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? तो आपको पता होगा कि प्लासी और बक्सर की जो फेमस लड़ाइयाँ थी, उसके बाद जो है ब्रिटिश का एरा मतलब कि शुरू हो गया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश एरा पूरी तरह से तभी से जो है डेवलपमेंट पे आ गया था एकदम से, और उन्होंने जो है धीरे धीरे इस पूरे कंट्री पे अपना जो है वर्चस्व या कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो वो बहुत ही अहम युद्ध थे, एक तरह से कहने की बात ये है। तो प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में, सी ऑप्शन देखिए इसका, 23 जून 1757 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और उसके ठीक आप देख लीजिए कि 100 साल बाद ही 1857 में जो है क्रांति हो गई थी। 1857 की जो एक तरह से क्रांति हुई थी बहुत बड़ी लेवल पे, जो सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि आंदोलन ही शुरू हो गया था, तो वो हुआ था 1857 में। उससे 100 साल पहले, जस्ट 100 साल पहले, आप अगर ईयर याद रखना चाहते हैं तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून को। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? संघवाद होता है जैसे कि अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जी रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर एक सरकार वर्क कर रही है, तो वहाँ पे दो संस्थाएं मेनली काम करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे भी दो संस्थाएं ही काम कर रही हैं, जैसे कि एक तो होती है मेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एक तो होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। तो उसी के हिसाब से इसमें दो संस्थाएं काम करती है संघवाद में, जब हम काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जब एक देश को रन करना होता है। ठीक है, तो हमारे देश में भी यही सिस्टम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो आप सबको पता होगा, ठीक है, कि पंचायती राज संरचना में एक्चुअल में 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? वो होता है हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और कावेरी नदी जो है साउथ साइड में जो है बहती है, इसलिए कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम होता है उसका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हेली का जो धूमकेतु है वो कब दिखाई देता है? तो इसकी खोज जो है हेले ने की थी, और इसीलिए इसका हेली का धूमकेतु या हेलिस कॉमेट भी बोलते हैं। तो आपको पता होगा 75 से 76 साल के एक गैप के बाद, अंतराल के बाद जो है ये वापस जो है धरती का एक बार चक्कर काटता है, यानी कि इतना जो है इसका वो एक रेवोल्यूशन इतना बड़ा है
कि 75 से 76 साल इसको लग जाते हैं दोबारा धरती के पास से गुजरने में। ठीक है, तो धूमकेतु क्या होते हैं आपको पता होगा ना, कि धूमकेतु जब जितना मतलब कि रोशनी के पास जाएंगे, जितना सूरज के पास जाएंगे, उतना उनका जो है एक पूंछ एक दिखाई देती है, बड़ी होती जाती है। वो पूंछ होती है गैसेस की होती है, जो कि चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ एक पूंछ सी लंबी सी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद इक्राइन इंक्राइन ग्रंथियों का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, ये जो ग्रंथियां होती है ये क्या करती हैं, पसीना उत्पन्न करती हैं। ठीक है, स्वेट उत्पन्न करती है, पसीना उत्पन्न करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी आप सही कर लेना, पसीना इसका जो है सही ऑप्शन है, पसीना उत्पन्न करती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह में आते हैं। फर्न्स होते हैं जिनमें मतलब कि एक पौधों की टाइप होती है। ठीक है, और इसका इस टाइप का जो नाम है वो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें टेरिडोफाइटा के अंदर आते ही हैं। ठीक है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है अच्छे से उनको पता होगा कि जो अलग अलग टाइप्स में जो है पौधों को कैटेगराइज किया गया है, तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या मिलेगा, टेरिडोफाइटा एक ग्रुप है, उसके अंदर जो है ये आते हैं। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से एक पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। तो पानी में जो घुलनशील है, ठीक है, विटामिन जो है वो कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन सी जो है हमारा होता है, ठीक है, वो पानी में होता है घुलनशील। ठीक है, और विटामिन सी कौन कौन से सोर्सेज से हमें मिल सकता है, तो हमारे जो खट्टे फल होते हैं जितने भी, मतलब कि जैसे कि हो गया हमारा संतरा, किन्नू वगैरह, तो इन सब में क्या है, नींबू हो गया जैसे, ठीक है, इन सब में क्या है, विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।